Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we will be discussing about cultural and educational rights completely from the constitutional perspective. ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को लेकर क्या क्या बातें हैं, ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है इस वक्त डिस्कस करना. देयर इज़ ए पेटिशन इन द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, regarding the minority status of Aligarh Muslim University. So this discussion is a two-part discussion. So today will be our first part, and second part will come when the Supreme Court has given the verdict with respect to this minority status of AMU. अब ये केस अभी ongoing है, चल रहा है, तो इसीलिए पहला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर सिर्फ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई नजरुल इस्लाम वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज डिस्कशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक 7 जज बेंच जो है इस वक्त सुनवाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज़ दिस माइनॉरिटी स्टेटस इशू विथ रेस्पेक्ट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, ठीक है. और इसमें 7 जज में कौन कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा. सो ये केस है इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर इन नरेश अग्रवाल. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, मतलब कि AMU ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 50% सीट्स जो हैं मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व करके रखा था, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में. तो उसको चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है. अब ये AMU जो है ये 50% रिजर्वेशन क्यों रख दिया था? बोला कि हम लोग एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, इसीलिए हम अपने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टूडेंट को 50% सीट जो है रिजर्व कर रहे हैं. जब ये AMU का ये डिसीजन जब चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला कि ये क्या है आपका ये जो प्रोविज़न है AMU का, इसको खारिज करना चाहिए, स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि AMU इज़ नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट. ये केस है, ठीक है. अब उस केस को फिर से अभी देखिए, नालसर हैदराबाद एक लॉ कॉलेज है जिनका वाइस चांसलर रहा है प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा. अब अभी उनका रिटायरमेंट के बाद नाउ ही इज़ ए रजिस्ट्रार इन AMU. अब वो प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने इस वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास गया है थ्रू डिफरेंट लीगल लुमिनरीज. तो ये हो गया हमारा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट. चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है आपका बैकग्राउंड, उसको समझने की कोशिश करते हैं. आर्टिकल 29 और 30 क्या कहते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू ये दोनों आर्टिकल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में क्या बोला उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो आर्टिकल 29 क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चाहे आपका लिंग्विस्टिक हो, ठीक है, चाहे आपका रिलीजियस हो, ठीक है, चाहे वो आपका कल्चरल हो, ठीक है, ये 3 तरह के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने पास क्या है, आपका राइट है टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. तो आर्टिकल 29 क्या बोल रहे हैं? इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स की अगर हम बात करें, रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, residing in any part of India having a distinct language, script and culture of its own. अगर इनका खुद का एक भाषा है, संस्कृति है और एक स्क्रिप्ट है, तो उनके पास पूरा राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है. और कोई भी सिटीजन को, देखिए यहाँ पर सिटीजन की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, तो बोले कोई भी सिटीजन को ये परमिशन डिनाई नहीं करना चाहिए, ठीक है. कौन सा परमिशन डिनाई नहीं करना चाहिए? कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के फंड के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, तो वैसे में
अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चला जा रहा है एक कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिलता है, मतलब स्टेट से गवर्नमेंट से फंड मिलता है, वैसे इंस्टीट्यूट में आप किसी भी व्यक्ति की एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। तो ये आर्टिकल 29 आपको बताता है। तो आप देखिए पहला प्रोविजन की बात करें, ये जो आपका आर्टिकल 29 की पहला प्रोविजन की बात करें, ये क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ए ग्रुप। ये जो है आपका, ये एक ग्रुप की बात कर रहा है ना, कैसे ग्रुप की बात कर रहा है, कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये तो एक व्यक्ति का नहीं होता है, एक कम्युनिटी का होता है। लेकिन अगर दूसरे प्रोविजन में देखिए, ये बोल रहे हैं कि नो सिटीजन मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात है। तो पहले केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, और सेकेंड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल की बात करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहाँ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स बोला है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर माइनॉरिटी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, सो आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो जो अब देखिए, ये अब अगर अंडमान एंड निकोबार में चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जहाँ पर सिर्फ ऐसे इतने लोग स्पीक उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, हो सकता है वो 2 डिजिट में हो सिर्फ। ठीक है, 60-70 लोग ही बोल रहा है, 100 लोगों से भी कम लोग बोल रहा है, 500 से कम लोग बोल रहे हैं। ये सारे जो आपका इंडिजीनियस उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, वो थ्रेट पे है, और ये उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 टू प्रिजर्व देयर कल्चर। तो आर्टिकल 29 अगर हम बात करिए, पार्ट 3 का वो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट की, जब हम बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट का मकसद क्या है कि फंडामेंटल राइट के थ्रू आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करवाया जा रहा है, पॉलिटिकल जस्टिस दिलवाया जाएगा आपको। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस दिलवाया जाता है, और उस पॉलिटिकल जस्टिस के तहत हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपना जो रिलीजन है, अपना जो लैंग्वेज है, चाहे वो किसी भी तरीके के, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, अगर वो माइनॉरिटी दर्जा ले रहा है, अगर उसकी संख्या जो काफ़ी कम है, तो उसको हम लोग उसको पूरा राइट दिया गया है कि ही और शी कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है, आया समझ में? नाउ मूविंग अहेड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते हैं कि द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट लिमिटेड और नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली। सिर्फ ये माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। माइनॉरिटीज़ एज इन जो हम लोग देखिए, अगर हम बात करें कि इंडियन में कितने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, आपका इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, पारसीस, बुद्धिस्ट, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनस, फारसिस, बुद्धिस्ट एंड सिख कम्युनिटी। ये 6 लोग, ये से समुदाय के जो लोग हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि सिर्फ ये 6 कम्युनिटीज़ के लिए ये राइट नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास एक इंडिजीनियस लैंग्वेज है, इंडिजीनियस रिलीजन है, जो कि आपका माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वो बहुत कम संख्यक में है। तो उन तमाम लोगों के पास ये राइट है अंडर आर्टिकल 29 टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर ओन कल्चर एंड राइट। ठीक है, समझ में आया इतना? नाउ मूविंग अहेड, ये किस लिए है, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये हम लोग देख रहे हैं। और माइनॉरिटी, ये जो शब्द है माइनॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको पहले भी बोला होगा एक वीडियोज़ में कि बहुत सारे आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंटरेस्टिंगली आपको पूछा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज़ बिन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर केसेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज़ होते हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं उसको डिफाइन नहीं करते, वरना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज हो वो बहुत बल्कि हो जाएगा। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स राइट टू एजुकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। तो देखिए, आप तेलंगाना मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तेलंगाना मूवमेंट एक बहुत ही रिसेंट मूवमेंट है, जहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं वो अपना एक अलग स्टेट मांग रहे थे। उनका देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर भी उन लोगों को तेलुगु स्पीकिंग वो सब मिल रहा था,
लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक तेलंगाना स्टेट चाहिए। तो तेलंगाना की जो आपका लैंग्वेज भाषा आंदोलन जो हुआ है, जिस तरह से हम लोग का आसाम में क्या हुआ था, आपका बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था, आपका कछार और काछार जिला जो है आपका साउदर्न असम में, या फिर असम एक टाइम ऐसा आ गया था बंगाली स्पीकिंग लोगों की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर असमीज स्पीकर्स भी वहाँ पर भाषा आंदोलन किए हैं। तो दिस काइंड ऑफ एजिटेशंस they are very well within the democratic norms, within the constitutional provisions of our constitution. Okay, so if you have a indigenous language, if you have a indigenous culture or religion per se, you have all the right to protect it. But with respect to language, you can also agitate, you can also hit the street. It is what here it is said. और जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर बोलते हैं, पॉलिटिकल स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि हम इस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को ये बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं, हम आपको ये तमाम तरीके की फ़ायदा दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके को कोई स्पीच बोलते हैं कोई एक पॉलिटिकल लीडर, तो उनको हम क्या नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ठीक है, RPA 1951 क्या बोलते हैं कि आप कोई भी कम्युनल स्पीच नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो है आपका रिलीजियस प्लेसेस को आपका पॉलिटिकल स्पीच के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आर्टिकल 29 के तहत जो ये बताया जा रहा है, अगर कोई एक पर्टिकुलर समुदाय है, जैसे आपका कर्नाटका में लिंगायत कम्युनिटी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, दे डिमांड फॉर दिस माइनॉरिटी स्टेटस उनका अभी तक मिला नहीं है, लेकिन उनके पास भी क्या राइट है, एजिटेट करने का राइट है कि टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट एंड लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर लिंगायत कम्युनिटी के भलाई के लिए बात करता है, तो उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस नहीं लगेगा, या फिर उनके ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उनके ऊपर किसी भी तरीके की लीगल कार्रवाई नहीं होगी। ये समझ सकते हैं, ठीक है। मूविंग हेड, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुन लेते हैं। आर्टिकल 29 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसके बाद आर्टिकल 30 भी देखेंगे। तो एक केस आया था 1971 में, DAV कॉलेज जालंधर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो DAV का फुल फॉर्म आपको पता है ना, दयानंद आर्य विद्यापीठ विद्या कॉलेज, जो भी है आर्य विद्यापीठ, तो दयानंद सरस्वती के वहाँ से आते हैं, बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। DAV कॉलेज जालंधर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग पंजाबी लैंग्वेज इज नॉट इन्फ्रिंजिंग क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 29। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है DAV कॉलेज में क्या किया जा रहा था, आपका ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था और वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ाई करवाया जा रहा था। तो उसको चैलेंज किया गया था कि जो है ये आर्टिकल 29 का वायलेशन है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पंजाबी में जो है आपका टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि नहीं, ये आर्टिकल 29 के अंदर जो क्लॉज 1 है वो आपको क्या बोलता है, क्लॉज 1 में देखिए क्या बोल रहे हैं कि एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इनको प्रोटेक्ट करने की पूरा राइट होना चाहिए। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जो DAV जालंधर है, इन्होंने कोई भी चीज़ वायलेट नहीं किया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। दूसरा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इट डेल्ट विथ द क्वेश्चन ऑफ वेदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन रिजर्व सीट्स फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू देयर ओन कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये सवाल था कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, क्या उनके पास कोई भी सीट अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए सीट रिजर्व करने का कोई अधिकार है या नहीं। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था इन दिस 1992 केस। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, ठीक है, दे हैव द राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी, ठीक है, अपने कम्युनिटी से स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाया जा सकता है, उनको फेयर प्रोवाइडेड द एडमिशन प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक नहीं होना चाहिए, धांधली कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम ओपेक नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से। इट शुड बी द एडमिशन प्रोसेस शुड बी सच दैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट, देयर शुड बी नो हिडन थिंग्स। सो यस, अगर कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से ये रिजर्वेशन वगैरह दे रहे हैं, इट इज़ वेल विद इन द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर आइए, और एक केस आया था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया द इशू ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन। तो सवाल यह था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर पाए और फिर उसको मैनेज करना, उसको एडमिनिस्टर करना, ये इसके ऊपर ये मेन
बैकग्राउंड था इस केस का। तो कोर्ट बोलते हैं कि एक जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को पूरा आज़ादी है एडमिशन लेने में, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने में, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करने को उसको पास पूरा वो है, पावर है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। एंड एम्फासाइजिंग दैट दे हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर ओन कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी। और एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास पावर है कि अपना जो कैरेक्टर है, आइडेंटिटी है, उसको भी प्रिजर्व करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है, ठीक है। ये विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 29 हम लोगों ने देखा। नाउ लेट अस सी अनदर केस कॉल्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसको जल्लीकट्टू केस। तो बहुत सारे लोग, जल्लीकट्टू केस क्या होता है कि जो आपका बुल होता है, ठीक है, बुल फाइट करवाते हैं, बुल को छोड़ देते हैं और लोगों को बुल से भिड़वा देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसे बोला है कि एक तो ये एनिमल क्रुएल्टी है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एनिमल क्रुएल्टी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पर इस गेम में जो आपका तमिलनाडु के रीजन में चलता है, कल्चर का पार्ट है वहाँ का, तो इस गेम में बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं। तो इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पीपल। ये बात बोल के इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया, ठीक है। तो जब चैलेंज किया गया हम लोग क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल क्या था, वेदर द sport of Jallikattu was protected as a cultural right under Article 29 of the Constitution of India or not। क्योंकि यहाँ पर एनिमल क्रूअल्टी है, लोगों की भी जान भी जाती है। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया, ठीक है, इस केस में कि ये जो जल्लीकट्टू है क्या ये कल्चरल राइट के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 29। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द प्रैक्टिस, बोला कि येस, द आंसर इज येस, ये उनका कल्चरल राइट है अंडर आर्टिकल 29, ठीक है। और इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो था उसको अमेंडमेंट किया था, ठीक है। अमेंडमेंट करके बोला था कि अगर जल्लीकट्टू हो रहा है, जल्लीकट्टू को अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके के हम लोग क्या देखते हैं, क्रूएल्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारा कल्चरल पार्ट है और कोई भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग बुल के ऊपर क्रूएल्टी इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया था अपने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, क्योंकि जल्लीकट्टू उनका आर्टिकल 29 के तहत उनके कल्चरल राइट है, ठीक है। उसके अलावा द 5 judge bench in 2023 overruled the view taken by a 2 judge bench of the court in 2014 ruling in welfare board of India banning such sports including जल्लीकट्टू। अब फिर से क्या हुआ 2023 में, ठीक है, एक 5 जज बेंच ने बोला कि ये जो जल्लीकट्टू है इसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये एनिमल क्रूएल्टी में इन्वॉल्व होता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम में अलग अलग केस में किस तरह से ऑब्जर्वेशन दिया है। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की बात करें, इसका पूरा जो आर्टिकल 30 उसका हेडिंग ये है कि द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों आर्टिकल्स को हमें साथ में समझना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति के पास अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको इस्टेब्लिश करना और उसको चलाने का पूरा अधिकार है या नहीं, ठीक है। ये हम लोगों का आर्टिकल 30 के अंदर आता है। तो ये क्या बोलते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ की बात करें, ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। खुद के चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, आपका एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड टू देम। तो क्या होता है कि देखिए, अंडर आर्टिकल 30 अगर आप कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रॉपर्टी को अगर स्टेट एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो उनको क्या देना चाहिए, एडिक्वेट कंपनसेशन देना चाहिए। अब ये कंपनसेशन के आड़ में, ठीक है, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो राइट है उसको आप एब्रोगेट या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा बात हो गया, ठीक है। ये जो प्रोविजन है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो द एक्ट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31। तो यहाँ पर जो है आपका वो देखते हैं क्या कहते हैं इसको, ये जो एक्ट है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन
उस फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने के साथ साथ बोल रहे हैं कि आप कॉम्पनसेशन तो देंगे ही, मगर कॉम्पनसेशन देते वक्त मतलब आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी समुदाय के लोगों की इंटरेस्ट को आप कार्टेल कर रहे हैं या फिर आप उसको जियोपार्डाइज कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या है, इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी। तो जो जब आप कोई स्टेट की तरफ से इंस्टीट्यूट्स को क्या मिलता है, आपका एड मिलता है, फंडिंग मिलता है, तो कोई भी फंडिंग आप जो दे रहे हैं उस फंडिंग के दौरान क्या नहीं होना चाहिए, आप कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि जो है आपका क्रिश्चियन लोगों के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया है एक इंस्टीट्यूट उसको आप ज़्यादा फंडिंग देंगे। ठीक है। या फिर जो सिख समुदाय के द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया उनको कम देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग द एड, गवर्नमेंट एड। ठीक है। ये एक हम लोग क्या देखते हैं, प्रोविजन देखते हैं अंडर आर्टिकल 30। ठीक है। उसके अलावा इस प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, जो अंडर आर्टिकल 30 की जब हम बात करें, ठीक है, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। यहाँ पर देखिए अंडर आर्टिकल 29 वहाँ पर क्या था, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा था। ठीक है, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, लेकिन आर्टिकल 30 में सेक्शन ऑफ सिटीजन नहीं, यहाँ पर मतलब माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटी आएगा, लेकिन सेक्शन ऑफ सिटीजन जब कहा गया वहाँ पर किसी भी तरीके की माइनॉरिटीज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। तो इट एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स एज इन अंडर आर्टिकल 29। समझ में आ रहा है। और ये जो माइनॉरिटी शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रेन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो अंडर आर्टिकल 30, ठीक है, एक माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को क्या है, आपका पूरा राइट है कि अपना जो खुद का लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अपने चिल्ड्रेन को क्या दे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो है आपका उर्दू में पढ़ रहे हैं, उर्दू तो वैसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलावा कोई भी आपका लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि मतलब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, दे कैन डू इट। ठीक है। मुसलमान लोग हर बच्चे को बचपन में ही क्या अरबिक सिखाते हैं। सो इट इज़ वेल विद इन देयर राइट गिवन बाय आर्टिकल 30। ठीक है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 तरीके के होता है। क्या क्या होता है, एक वो इंस्टीट्यूट जिसको सरकार से क्या मिल रहा है, आपका एड मिल रहा है। ठीक है, एक टाइप तो ये है कि जो सरकार से एड मिल रहा है। दूसरा ये है कि जो सिर्फ सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन एड नहीं लेते, कोई फंडिंग नहीं लेते। ठीक है। और तीसरा वो है ना तो उनको कोई रिकॉग्निशन है, ना ही सरकार से कोई उनका एड मिल रहा है। ठीक है। तो ये 3 तरीके की माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। अब जो पहला और दूसरा, इन दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, दीज आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। जो आपका सरकार है, सरकार इनको रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सरकार जो है डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, सरकार के जो इंटरेस्ट है यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसीलिए सरकार टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकता है, रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसे होगा, डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन रखना है। ठीक है। और टीचिंग स्टाफ जो है, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ों में स्टेट क्या कर सकता है, आपका इंटरफेयर कर सकते हैं, स्टेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट में, ठीक है, दीज इंस्टीट्यूट्स आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स। अपना सारा कामकाज अपने खुद के मर्जी से दे कैन कैरी आउट। ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते। देयर आर सम जनरल लॉज विच यू कैनॉट वायलेट नो मैटर which kind of institute you are, or if you are inside the territory of India then you must follow certain laws. ठीक है। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें, लेबर लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल लॉ है, टैक्स लॉ है, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ऑल दिस थिंग्स विच आर कॉमन टू एवरीवन। ठीक है। because certain laws are there which are not subject to any kind of discriminations or those things, so you'll have to adhere to those laws. Otherwise you have complete freedom with respect to administering the institute, appointing teachers, appointing non-stop teachers, non-teaching staffs. Okay. सुप्रीम कोर्ट एक केस आया था, सेक्रेटरी ऑफ मलंकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2006 में आया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला, इट हैज समराइज्ड दैट द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशंस इन द फॉलोइंग वे। जो आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको नीचे दिए गए तरीकों से इसको क्या किया जाएगा, आपका एडमिनिस्टर किया जाएगा, फिर एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। पहली बात क्या है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं
ठीक है, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस कंप्राइज द फॉलोइंग राइट्स। ये उनके पास ये राइट्स रहेगा। पहली बात तो ये है कि चूज इट्स ओन गवर्निंग बॉडी, उस इंस्टीट्यूट को किस तरह से चलाना है, कौन कौन लोग वहाँ पर गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहेंगे, ये तमाम चीज़ें वो लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा टू अपॉइंट टीचिंग स्टाफ ऑल्सो नॉन टीचिंग स्टाफ, जो आपका टीचिंग स्टाफ है या फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन दोनों को अपॉइंट करने की जो पावर है वो किन के पास है, वो है आपका उसी इंस्टीट्यूट के पास। उसके अलावा टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस एंड टू सेट अप ए रीजनेबल फ़ी, अपने खुद के चॉइस के स्टूडेंट को अपॉइंट करना, एडमिशन में दाखिला देना, और ठीक है जो आपका कितना फीस होगा नहीं होगा, वो तमाम चीज़ें जो है आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद तय कर सकते हैं। उसके अलावा टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो आपका उस इंस्टीट्यूशन का जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी है, वो इंस्टीट्यूट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है। उसके अलावा द राइट conferred on minorities under Article 30 is only to ensure equality with the majority। देखिए आर्टिकल 30 के तहत जो राइट दिया जा रहा है, ये राइट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल राइट दिया जा रहा है, मेजोरिटी से आपको अलग बनाना है, मेजोरिटी से आपको सुपीरियर साबित करना है, नहीं, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि आपका संख्या कम है, ठीक है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेजोरिटी के इंटरेस्ट के सामने आपका इंटरेस्ट जो है आपका वो हो जाए, मतलब इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है ताकि आपको बाकी लोगों के बराबर लाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके बाकी लोगों को कम इंपॉर्टेंस देने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, सो ये आपको देखना पड़ेगा कि दूसरों को डिसएडवांटेज नहीं किया जा रहा है, आपको एडवांटेज देते देते, ये एक चीज़ मानना पड़ेगा। देयर इज़ नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा द जनरल लॉस ऑफ द लैंड रिलेटिंग टू नेशनल इंटरेस्ट, देखिए जो हमारा देश की सुरक्षा की बात करें, देश की जो आपका देश हित में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, टैक्सेशन, ठीक है, ये सारे चीज़ें आपके ऊपर उतना ही अप्लाई होगा जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल वो नहीं है। द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसको क्या किया जा सकता है, सरकार के द्वारा आपको आपके इंस्टीट्यूट में हस्तक्षेप किया जा सकता है। कैसे? इट डज नॉट, आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने के नाम पे यू कैनॉट practice maladministration, you'll have to continue proper administrative things. Okay, there can be regulatory measures for ensuring educational character and standards and maintaining academic excellence. So what we are saying that जो सरकार है वो टाइम टू टाइम आपको रेगुलेटरी मेजर्स दे सकता है, आपको कुछ गाइडलाइंस दे सकता है, आपके ऊपर कुछ रूल्स इम्पोज कर सकता है ताकि जो आपकी इंस्टीट्यूट के जो एकेडमिक कैरेक्टर है उसको बेहतर बनाया जाए और एकेडमिक एक्सेलेंस को इंश्योर किया जाए। ठीक है, उसके अलावा चेक्स हो सकता है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एज अ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज एफिशिएंट एंड साउंड। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी टाइम टू टाइम देखा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट क्या कर सकता है, आपका जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए भी टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, मतलब रेगुलेशंस बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ताकि जो आपका टीचर्स है, टीचर के एक अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाए ताकि क्वालिटी टीचर्स आपके वहाँ पर आएँ, क्वालिटी टीचर्स ही आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेशंस लेइंग डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑल्सो कंडीशंस फॉर सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, रेगुलेशंस टू प्रिवेंट एक्सप्लोटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो आपके इंस्टीट्यूट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ किसी भी तरीके की एक्सप्लोटेशन ना हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर सरकार आपको क्या बना सकता है, आपका रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सच रेगुलेशंस डू नॉट इन एनी मैनर इंटरफेयर विद द राइट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो ये सारे जो रेगुलेशंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 30 उसको आपसे छीना जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन
qualification prescribed by the state being made, the unaided minority educational institutions will have the freedom to appoint teachers, lecturers by appointing any rational procedure of selection. ना अगर आपको कोई एड भी नहीं मिल रहा है, आपका कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है स्टेट से, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जनरल लॉस है ऑफ द स्टेट विच यू मस्ट फॉलो, ठीक है, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू अंडर आर्टिकल 30. तो कुछ केसेस को भी अभी हम लोग देखेंगे. एक्सटेंशन ऑफ एड बाय द स्टेट डज नॉट ऑल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अगर स्टेट आपको कोई फंडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो आपका स्टेटस है वो खराब हो रहा है. ऐसे नहीं, आपका स्टेटस माइनॉरिटी ही रहेगा, लेकिन स्टेट टाइम टू टाइम आपको कुछ फंडिंग देंगे, आपको कुछ मदद करेंगे, सो दैट यू कैन कम अप विथ द बेस्ट पॉसिबल वेज टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्प, यू नो, हेल्प इन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस. तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं. द कंडीशंस कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एड. तो स्टेट ये बोल सकते हैं अगर हम लोग आपको फंडिंग दे रहे हैं तो उस फंडिंग का आप किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है. ओके, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देख लेते हैं. सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 1974 में आया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव द राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू देयर ओन कम्युनिटी. अपने समुदाय के स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट को दे कैन अपॉइंट, दे कैन गिव एडमिशन टू देयर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है. उनको क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस भी दे सकते हैं. बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर समुदाय को मिल सकता है. तो सेंट जेवियर इज ए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट. तो सेंट जेवियर कॉलेज जो है इट कैन गिव स्पेशल और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है, while making admissions as long as the admission process is fair and transparent, ठीक है. तो ये एक चीज़ मेंटेन रखना पड़ेगा. जो अभी हम लोग ये केस देखे थे, ठीक है, डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दे हैव द राइट टू अपॉइंट टीचर्स ऑफ देयर चॉइस. अपना खुद के चॉइस के ऊपर बेस करके अपने टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. टीचर्स के क्वालिफिकेशंस क्या होगा, टीचर्स हमारे इंस्टीट्यूट के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें वो इंस्टीट्यूट खुद तय कर सकते हैं, ठीक है. ये डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला. फिर 1983 में एक केस आया जिसका नाम है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर ये डिस्कस करना था जो ऑरोवाइल है. ऑरोवाइल मतलब कि ये एक टाउनशिप है फॉर्म्ड ऑन द आइडियाज ऑफ श्री अरविंदो, ठीक है. तो ये ऑरोवाइल के ऊपर एक ऑरोवाइल को लेकर ये केस था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोला कि ये जो टाउनशिप है ऑरोवाइल है इसको मैनेज करेंगे हम लोग, गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगा, ठीक है. एंड फाइल्ड प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस विच लेटर ऑन बिकेम द ऑरोवाइल इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1980, ठीक है. तो गवर्नमेंट जैसे ही इसको कंट्रोल ले लिया इस जगह का, ऑरोवाइल का, ठीक है, रिलीजियस एंटरप्राइज, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट वाज चैलेंज्ड ऑन 4 ग्राउंड्स. तो बोला कि ये जो ऑरोवाइल की बात है क्या ये स्टेट इसको एक्वायर कर सकता है क्या, क्योंकि इट हैज़ टू बी ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और माइनॉरिटी दिस पर्टिकुलर टाउनशिप हैज़ ए माइनॉरिटी कैरेक्टर इन इट, ठीक है. तो यहाँ पर 4 ग्राउंड था. ये वन ऑफ द ग्राउंड्स वाज दैट इट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30. तो इसमें सबसे एक बात बोला कि ये आर्टिकल 29 और 30 को वायलेट करते हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट एफोरसेड एक्ट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 29 एंड 30. ये जो है आपका द ऑरोवाइल इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1980, ये आर्टिकल 29 और 30 को वायलेट नहीं करते. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था. कोर्ट ने ये बोला कि इन नो वे कार्टेल देयर राइट or prevented any citizen from conserving its own language, script or culture and thus was not violative of the article 29. तो ऑरोवाइल को अगर हम देखते हैं ऑरोवाइल को तमिलनाडु गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल करना चाह रही है, इसका ये इस in that particular way it is not violating anyone's language or script or culture, so it is not violative of article 29. फिर क्या बोला कि it in order to seek protection under article 30 one must prove that दे आर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी. अगर आपको आर्टिकल 29 और 30 के बीच में अंदर आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए देन यू मस्ट प्रूव दैट यू आर ए रिलीजियस माइनॉरिटी और यू आर ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है. कंसिडरिंग दैट ऑरोवाइल वाज नॉट रिलीजियस एंड वाज फाउंडेड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ श्री अरविंदो. तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है,
तो उन लोगों ने जो रेस्पोंडेंट क्या कहते हैं शायद इसको, यस, तो जो डिफेंडेंट थे, डिफेंडेंट ने बोला है कि ये एक रिलीजियस कैरेक्टर के टाउनशिप है, इसको आर्टिकल 29 और 30 के बीच में तहत क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक व्यक्ति के आइडियाज़ के ऊपर बेस करके इस जगह को बनाया गया और वाइल बनाया गया, तो इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ अंडर आर्टिकल 29 और 30, क्योंकि इसके ना तो कोई रिलीजियस ना तो कोई लिंग्विस्टिक कैरेक्टर है। फिर और एक केस आया था आपका जिसका नाम है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, अभी हम लोगों ने बात किया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट डेल्ट द with the autonomy of minority educational institutes and their right to establish and administer institute of their choice। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको अपना, ये हम लोग अभी देखें कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करना, उसको एडमिनिस्टर करना और वहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करना, ये सारे चीज़ें वो उनके पास वो सारे पावर हैं। तो ये सारे चीज़ें हम लोग आर्टिकल 29 और 30 के साथ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। हम लोग के आज के डिस्कशन का जो सोर्सेस था, इंडिया कानून, M लक्ष्मीकांत, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर एक साइट है, इंडिया टुडे है, ठीक है, SCC ऑनलाइन, यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन आवर सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने AMU को लेकर क्या जजमेंट दिया है और उसका क्या रिपरकशन हो सकता है आने वाले कल में, ठीक है। दिस आर द ऑल विथ रेस्पेक्ट टू टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच, दैट शैल बी ऑल एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।